Hello students, myself SJP. Welcome to class 10th SST. Today I am going to start a new chapter in geography. Chapter 4 Agriculture, which is included in CBSE board evaluation. Children, let's begin. India is an agriculturally important country. हमारा जो इंडिया है ये एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट है, कृषि के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, यानी 2/3 यानी 3 में से 2 पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हमारा केवल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यानी खेती से संबंधित कामों में जुटी हुई है। सो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर हमारा एक प्राइमरी मूल जो है क्या कहते हैं एक्टिविटी है विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। और एग्रीकल्चर के ही थ्रू हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है प्रोड्यूस होता है जिसे हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। फूड ग्रेन के अलावा, सीरियल क्रॉप्स के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, जिसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ करते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एग्रीकल्चर से ही जो है हमारा कॉटन प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से शुगर मिल्स के लिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल फीड से जो है शुगर केन प्रोड्यूस होता है एंड सो ऑन। सो वी कैन डिस्कस इट। ही इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। ऐसी कोई इंडस्ट्री का नाम बताएं जो आपके एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर बेस्ड है। Definitely we can tell its name. First one is cotton industry. Cotton textiles, in cotton textile raw material is cotton balls from the cotton plant. Second one is jute sacks, जो हमारा जूट का बोरा होता है। It uses raw material as jute fiber. इसमें जूट फाइबर रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। जूट भी एक प्लांट होता है। Along with this we have any food और fruit processing industries के लिए हमें उसका फ्रूट चाहिए। टी या कॉफ़ी प्रोसेसिंग में भी हमारा रॉ मटेरियल्स के रूप में टी यूज़ होता है, टी लीव्स यूज़ होता है, कॉफ़ी बीन्स यूज़ होते हैं। सो वी कैन हैव सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। बहुत पुराने समय से ये हमारी अर्थव्यवस्था को की एक एक्टिविटी है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ये हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। और इतने वर्षों में हमारा जो खेती करने का मेथड है वो काफ़ी चेंज हुआ, और ये पूरी तरीके से जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की खेती करते हैं और वहाँ का फिज़िकल एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब वहाँ की भौगोलिक अवस्था, वहाँ की ज़मीन कैसी है, पथरीली है, उपजाऊ है, या काली मिट्टी है, या लाल मिट्टी है, वट एवर इट इज़। सो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस कि उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें उस टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए और हमारी सोसाइटी या हमारा कल्चर उसको अलाउ करता है कि नहीं उस मेथड को, तो उस मेथड को हम यूज़ करते हैं। सो फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। इस तरीके से हमारी जो खेती बाड़ी है वो हमारा सब्सिस्टेंस मतलब जो हमारे सब्सिस्टेंस क्रॉप्स जैसे सीरियल क्रॉप से लेकर के कमर्शियल टाइप जैसे कॉटन है, शुगर केन है एंड इंडिगो है, जूट है, ये सब कमर्शियल क्रॉप्स है। तो हमारा जो खेती बाड़ी है वो सब्सिस्टेंस से हमारे मतलब जो मूलभूत आवश्यकता से लेकर के कमर्शियल टाइप में तक पहुंच चुकी है। और एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। इंडिया के डिफरेंट हिस्सों में इस प्रकार की खेती बाड़ी होती है। इनमें सबसे पहला है प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी ये जो हमारा है स्टार्टिंग में जो हमारे प्राइमिटिव लोग, जो पुराने समय के लोग इस तरह की फार्मिंग का यूज़ करते थे। एंड फाइनली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ हिस्सों में, दूर दराज के हिस्सों में आज भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो कि प्राइमिटिव है आज भी यूज़ होता है। प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्राइमिटिव टूल्स like hoe, dao and digging sticks।
एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। तो इस तरीके से हमारा जो प्राइमिटिव खेती बाड़ी है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, उसमें हम जो है छोटे से ज़मीन पर जो है जंगल को क्लियर करके, वहाँ फॉरेस्ट क्लियर करके छोटे से ज़मीन पर हम पुराने टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे होता है, दाव है, डिगिंग स्टिक्स है, ये सब लकड़ियाँ और ऐसे जनरल मटेरियल के बने होते हैं। और इसमें पूरी फैमिली के लोग या आसपास के लोग, कम्युनिटी के लोग लेबर के रूप में काम करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। इस तरह की फार्मिंग के लिए पानी की व्यवस्था जो है मानसून से ही हो पाती है, और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन। और वहाँ जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की, उसी पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितना क्रॉप होगा, और वो एनवायरमेंटल कंडीशन जो हमारा वातावरण की स्थिति है वो वहाँ उस क्रॉप के लिए सूटेबल है कि नहीं, तो उसको देखते हुए वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। जो किसान होते हैं वो लैंड का एक पार्टिकुलर पोर्शन जो है उसको क्लियर कर लेते हैं और वहाँ से सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो सीरियल क्रॉप जैसे गेहूँ, चावल एंड अदर फूड क्रॉप्स, जैसे हमारे जो क्या कहते हैं फ्रूट्स वगैरह, फिर जैसे हमारे रूट्स वगैरह, ट्यूबर्स, इन सब को हम यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो सारे किसान वहाँ से खिसक लेते हैं और वहाँ पे एक नए पैच ऑफ लैंड को, नए ज़मीन के टुकड़े को फिर से उसको साफ करके उसमें खेती करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इस तरह से जो हमारा शिफ्टिंग का जो स्थिति है, जो हमारी शिफ्टिंग की कंडीशन है, इससे नेचर जो है उस सॉइल की फर्टिलिटी को फिर से गेन कर लेती है। इन दिस वे नेचर जो है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर लेती है अपने नेचुरल प्रोसेसेस के जरिए। जैसे लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो। यहाँ की जो ज़मीनें हैं उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, क्योंकि जो फार्मर्स डज नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स, क्योंकि इसमें जो हमारे किसान हैं वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो नेचुरल मैन्योर का यूज़ करते हैं और मॉडर्न इनपुट का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे इरिगेशन के लिए पंपिंग सेट है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड, ये सब डालते नहीं हैं। इसलिए इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स? क्या आप कुछ इस तरह के फार्मिंग्स का नाम बता सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन टेल दैट सच टाइप ऑफ फार्मिंग आर नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में झूमिंग, और बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ में है वहाँ दीपा कहते हैं, और उसके बाद जो है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। सो इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, पामलाऊ इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट एंड छत्तीसगढ़, एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। सो झूमिंग, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोन्युको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लाडंग इन इंडोनेशिया, राय इन वियतनाम। तो ये अलग अलग नामों से अलग अलग टेरिटरीज़ में इस झूमिंग को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इन इंडिया दिस प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दाहिया इन मध्य प्रदेश। हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश में इसका नाम है बेवार या दाहिया, और पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस तरह की खेती को हम पोडू या पेंडा कहते हैं। और फिर पामा डाबी और कोमैन और ब्रिंगा इन उड़ीसा। उड़ीसा में जो है वहाँ की लैंग्वेज में इसे पामा डाबी या कोमान या ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है।
कुमारी इन वेस्टर्न घाट, जो हमारा वेस्टर्न घाट है वहाँ कुमारी के नाम से विख्यात है। एंड वालरे और वाल्टरे, ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको इस नाम से बोला जाता है, वालरे और वाल्टरे के नाम से। खिल इन द हिमालयन बेल्ट, हिमालयन बेल्ट में इसे खिल के नाम से कहा जाता है। एंड कुरुआ इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और जो है इस तरीके से झारखंड में इसका नाम है खुरवा, और झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का हिस्सा है वहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया है, झूमिंग। इन दिस वे ये आपका एक फॉरेस्ट का एक पैच ऑफ लैंड है, इसको क्लियर किया गया है, और यहाँ पे वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे ये क्रॉप्स कुछ लगे हुए हैं। इसमें नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है, और इसमें जो है कोई भी एक्स्ट्रा इनपुट नहीं होता, कोई मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ नहीं होता है, सब प्राइमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन होता है। जब तक सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है तब तक यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है। जैसे फर्टिलिटी इसकी रिड्यूस हो जाती है तैसे ही जो है ये एक्टिविटीज़ हमारी यहाँ बंद करके ये लोग दूसरे पीस ऑफ लैंड की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ पे जो है फिर से यही एग्रीकल्चरल फार्मिंग बिगिन। In this way, Rinjia lived with her family in a small village at outskirts of Difu, Assam। तो रिंझिया जो है, रिंझा जो है एक जो है अपने फैमिली में रहती है, और जो कि एक दीपू, असम में एक गांव है आउटस्कर्ट एरिया में, बाहरी क्षेत्र में दीपू के नाम से, वहाँ पर रिंझा जो है रहती है अपनी फैमिली के साथ। She enjoys watching her family members clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation। उसको बहुत मज़ा आता है जब उसके फैमिली मेम्बर्स जो है फॉरेस्ट क्लियर करते हैं, वहाँ पे उसको स्लैश करके उसको बर्न करते हैं पैच ऑफ लैंड को, उसमें उसको काफ़ी इंजॉयमेंट मिलता है। She often helps them in irrigating the fields with water running through a bamboo canal from the nearby spring। तो पास का जो स्प्रिंग, जो झरना होता है, वहाँ से बैम्बू कैनाल बना करके उसके परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ इरिगेशन का काम, सिंचाई का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ पे स्प्रिंग है, उसमें रनिंग वाटर जो है वो बैम्बू में लेकर के उसे बहुत दूर दूर तक पहुँचाते हैं। शी लव्स दिस सराउंडिंग्स एंड वांट्स टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज शी कैन। इस आसपास की सराउंडिंग उसे इतनी अच्छी लगती है कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, और चाहती जब ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ रह सके। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डेक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड हर फैमिली सर्च फॉर फ्रेश पैच ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट सीजन। लेकिन इस छोटी बच्ची को अभी इस बात की आइडिया नहीं है कि सॉइल की फर्टिलिटी तो घटती जा रही है, और उसके फैमिली मेम्बर्स फ्रेश पैच की तलाश में अगले सीजन में यहाँ से जाने वाले हैं। सो कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंझास फैमिली इज इंगेज्ड इन। क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का जो फैमिली है किस टाइप की फार्मिंग से जो है इसमें है। तो वी कैन से दे आर इंगेज्ड इन झूमिंग एग्रीकल्चर। सो हियर कैन यू नेम देन कैन यू इनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग। So we can enlist such crops in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Assam and other north states, Andhra Pradesh, all these areas झूमिंग cultivation is practiced। So cereals like बाजरा एंड राइस, सीरियल जो है हमारे जैसे बाजरा है, राइस है, वेजिटेबल्स है, फूड क्रॉप्स है, ये सब हमारे यहाँ पे ग्रो होते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ पे जो इस प्राइमिटिव फार्मिंग में जो है हमने देखा है कि जो है किस तरीके से वहाँ पे प्राइमिटिव फार्मिंग की जाती है। लेट अस डिस्कस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, और इस फार्मिंग में सबसे ज़्यादा लेबर काम करते हैं। वेयर हाई डोजेज ऑफ बाई केमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन।
और यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में यहाँ बायोकेमिकल इनपुट दिया जाता है, मतलब हमारे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। और इरिगेशन एक एडवांस सिस्टम से, जैसे पंपिंग सेट के जरिए होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे अचीव किया जा सकते, प्राप्त किया जा सके। सो ही इज़ आस्किंग, कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड, यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। So, though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood। यद्यपि जो हमारा right of inheritance, हर किसी को जीने का अधिकार है, तो इसके लिए जो है हमारा जो लैंड का डिवीज़न है वो इस तरीके से बना है कि ताकि वो आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया जा सके, और जिससे लैंड होल्डिंग का जो साइज़ है वो अनइकोनॉमिकल रहे, और मतलब जो है द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, कम से कम ज़मीन से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं फार्मर्स, और उसमें भी जो है उनके पास, ताकि क्योंकि यही उनका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, यही उनकी रोजी रोटी है, उसकी मतलब जो है मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं। एंड दस देयर इज़ इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, और इस वजह से एग्रीकल्चरल लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। सो वी कैन से means everybody have right to live. So this is the way people wants to get more and more output. That's why on a particular piece of land there is enormous pressure, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर है एग्रीकल्चरल लैंड पे। Let us discuss commercial farming. Commercial farming. The main characteristics of this type of farming is the use of high dose of modern। तो कॉमर्शियल फार्मिंग की सबसे जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, मतलब हमें मॉडर्न इनपुट देना पड़ता है, हमें जो है टेक्निकल टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, इसके साथ साथ हमें जो है हाई क्वालिटी का हाइब्रिड सीड HYB सीड यूज़ करना पड़ता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पड़ते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर यूज्ड। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स जो है हायर प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए फसल हमें जो है उसके लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। सो द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इस तरीके से जो हमारा कॉमर्शलाइजेशन की डिग्री है, मतलब कहाँ पे ज़्यादा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का काम होता है, कहाँ पे कम होता है, ये अलग अलग रीजन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल राइस इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। चावल जो है हरियाणा और पंजाब के लिए कॉमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि छोटा स्टेट है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके उसे सेल करके ये लोग जो है इसे अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हैं। बट इन उड़ीसा इट इज़ सब्सिस्टेंस क्रॉप, लेकिन उड़ीसा के लिए ये बहुत उपयोगी क्रॉप है कि बस खाली खाने के लिए इसका यूज़ होता है। सो कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स विच मे बी कॉमर्शियल इन वन रीजन and may provide subsistence in another region? Definitely we can say many types of crops of this type. So in Punjab and Haryana wheat is a commercial crop, but it is a subsistence crop in Madhya Pradesh, Bihar and UP. So it may be another example for this purpose. So here we can see that plantation is also a type of commercial farming। जो हमारा प्लांटेशन का काम है, जैसे हम लोग ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं हमारे टिम्बर के लिए फॉरेस्ट में, ये भी हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग है। In this type of farming, a single crop is grown on a large area
एक ही टाइप का क्रॉप हम बड़े एरिया में ग्रो करते हैं। एंड द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हमारा जो प्लांटेशन का काम है ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जो है बहुत ही मेन पार्ट है। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। प्लांटेशन के लिए बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत होती है यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, और कैपिटल पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, और काम करने के लिए हमें माइग्रेंट लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। इसके जो भी प्रोड्यूस इसमें यूज़ होते हैं वो एक रॉ मटेरियल के रूप में होते हैं, जो कि अलग अपने अपने इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। सो इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। इंडिया के लिए टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन और केला, बनाना, ये जो है इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। ये देखिए आपका बनाना का प्लांटेशन क्रॉप्स है। सो टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका। तो हमारा चाय पत्ती जो है असम में होता है, और जो है नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी होता है, और इस तरीके से कर्नाटक में भी होता है कुछ पार्ट। तो ये हमारे बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये बनाना का प्लांटेशन है इंडिया के सदर्न पार्ट में। एंड हियर इट इज़ बैम्बू प्लांटेशन, ये बैम्बू का प्लांटेशन है। हियर क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट। यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो होता है वो इसलिए इसका ग्रोथ होता है क्योंकि वो मार्केट में जाता है ये पूरा का पूरा। और इट इज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट की सहायता से ये आपका मार्केट में पहुंचता है। तो इस तरीके से जो है हमारे इन सारे स्टेट्स में कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो होते हैं, क्योंकि अब ये जो है इसका प्रोडक्शन मार्केट से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे डेवलप्ड नेटवर्क होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का, मतलब सुविधा होनी चाहिए सामान को लाने ले जाने में, और कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए ताकि तुरंत जो है कनेक्शन हो सके, बातचीत हो सके प्लांटेशन एरिया में। यहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी होनी चाहिए। मार्केट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस। मार्केट का तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, तभी हमारा प्लांटेशन का काम डेवलप हो सकता है। अगर मार्केट वहाँ पास में है या मार्केट से हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है और वहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी लगी हुई हैं, तब इसका फ़ायदा है। Well students, let us discuss cropping pattern. You have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. आपने बहुत पहले ही पढ़ा है कि किस तरीके से हमारे यहाँ फिज़िकल डाइवर्सिटीज़ है, यानी हमारा जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है हर एरिया में अलग अलग है, और यहाँ कल्चर्स की प्लूरैलिटी है, अलग अलग तरह के कल्चर है इंडिया में, संस्कृति है। सो दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री। इस तरीके से हमारा फिज़िकल डाइवर्सिटी और जो है हमारे अलग अलग कल्चर्स, उसका रिफ्लेक्शन हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में दिखाई देता है। और हमारे यहाँ का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, खेती बाड़ी करने का जो तरीका है, उसका जो है हमारी कंट्री में उस पर इसका असर पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है कल्चर का और यहाँ के एनवायरनमेंट का। सो वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एट्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री। इस तरीके से बहुत तरह के हमारे फूड टाइप फाइबर क्रॉप्स ग्रो होते हैं, वेजिटेबल ग्रो होता है, फ्रूट्स ग्रो होते हैं, स्पाइसेस मसाले, कॉन्डिमेंट्स जैसे हमारे और भी मसालों के टाइप्स हैं ये। तो ये सब मिल करके हमारे क्रॉप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ से ग्रो होता है। ये हमारे क्रॉपिंग पैटर्न से हमारा ये पॉसिबल है। और जो है इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स। इंडिया का जो है 3 क्रॉपिंग सीज़न है। पहला रबी क्रॉपिंग पैटर्न, खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न एंड ज़ैद क्रॉपिंग पैटर्न। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। Children, Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. इस तरीके से हमारा जो रबी क्रॉप है वो ठंडी के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
इस बीच में इसको बोया जाता है। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और गर्मी के मौसम में अप्रैल मई जून 3 महीनों के बीच में इसे काटा जाता है। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। इस तरीके से हमारे रबी क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं? व्हीट यानी गेहूँ, बार्ले, पीज मटर, ग्राम मतलब चना, मस्टर्ड सरसों। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे रबी क्रॉप्स में आती है, जिसे हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय में, ये अक्टूबर में बो दिया जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, और अप्रैल से जून के महीने में इसे हम हार्वेस्ट कर लेते, काट लेते हैं। सो दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इंडिया के लार्ज पार्ट में ग्रो होता है ये क्रॉप, बड़े हिस्से में, इस बड़े स्टेट्स में, जैसे नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो ये सारे पार्ट्स हमारे व्हीट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, गेहूं के लिए, एंड अदर रबी क्रॉप्स के लिए भी। सो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप्स। तो हमारे यहाँ पे जो है बारिश, प्रेसिपिटेशन मीन्स भी बारिश होता है मतलब, लेकिन प्रेसिपिटेशन इज ऑफ मेनी टाइप्स। एक तो रेनफॉल होता है, एक स्नोफॉल होता है, हेल स्टॉर्म होता है, फिर हमारा मिस्ट होता है, ऐसे ऐसे ये सब प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स है। तो यहाँ प्रेसिपिटेशन जो है अवेलेबल है, इसलिए जो है ठंडी के मौसम में जो है यहाँ जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की मदद से ये क्रॉप्स काफ़ी सफल हो जाते हैं, इसलिए इनको बोया जाता है इस सीज़न में और काटा जाता है। सो हाउ एवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ ऑल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द अबव मेंशन्ड रबी क्रॉप्स। इस तरीके से जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वगैरह में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ और रबी क्रॉप्स काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। लेट अस डिस्कस खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। और जो हमारा खरीफ क्रॉप है ये जब मानसून हमारा जाने लगता है, यानी कि जब मानसून का सीज़न ख़त्म होने लगता है तो उसकी समाप्ति पे जो है हमारा खरीफ क्रॉप्स उगाया जाता है। एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, और इसे सितंबर से अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। सो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, धान बोया जाता है, और मैज़, बाजरा, ज्वार, ये सब, मक्का, भुट्टा, अरहर की दाल, तूर जिसको कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारे के सारे क्रॉप्स हमारे खरीफ क्रॉप्स में आते हैं, जिसे हम जो है अप्रैल से जून के महीने में, जून, जुलाई, अगस्त में हम बोते हैं और सितंबर, अक्टूबर में इसे हम काट लेते हैं। सो सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, particularly the कोंकण कोस्ट along with यूपी एंड बिहार। इस तरीके से हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा ये खरीफ क्रॉप ग्रो होता है, और इस खरीफ क्रॉप के लिए जो है ये पार्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। So we can say all these parts, they are helpful for the growth of kharif crops. So these are, अब इसमें जो है 3 crops of paddy are grown in a year। एक साल में धान के जो है 3 फसल उगाई जाती है। इसके जो हमारी वेराइटीज़ है इस क्रॉप की, उसको कहते हैं अस, अमन एंड बोरो। ये 3 तरह की वेराइटी है जो कि आपका पैडी यानी धान की वेराइटी है। So in between the Rabi and the Kharif seasons, there is a short season during the summer months known as ज़ैद season। तो रबी सीज़न और खरीफ सीज़न के बीच में एक छोटा सा सीज़न होता है जिसको हम ज़ैद सीज़न कहते हैं, और ये गर्मी के महीने में पड़ता है। सो ज़ैद सीज़न में कुछ क्रॉप्स हमारे ग्रो होते हैं जिसका नाम है वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स, यानी कि हमारे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी
और बहुत सारे वेजिटेबल्स और हमारे फॉडर क्रॉप्स और शुगर केन जैसे गन्ना वगैरह जो कि साल भर ग्रो होता है, ये सब हमारे ज़ैद सीजन के क्रॉप्स माने जाते हैं। सो इन दिस वे वी कैन डिस्कस सम मेजर क्रॉप्स दैट इज़ described in this chapter, and these major crops, they are a variety of food and non food crops। ये जो है हमारे कई तरह के क्रॉप्स होते हैं मेजर क्रॉप्स में, जैसे एक फूड क्रॉप, एक नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जो एडिबल जिसे हम खा सकते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स जिसे हम यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स में, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में ये ग्रो होता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के सॉइल के वेरिएशन पे। वहाँ का सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस किस तरह के हैं, किस तरीके से खेती होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पर बेस होता है कि कौन सा क्रॉप कहाँ ग्रो होगा। सो मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया राइस। मेन क्रॉप्स इंडिया में जैसे चावल है, गेहूँ है, व्हीट, मिलेट्स है, पल्सेस है जैसे बाजरा है, दाल है, चाय है, टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, ऐसे सीड्स जो कि जिससे हम ऑयल निकालते हैं, कॉटन एंड जूट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, मेजर क्रॉप्स में आती हैं, यानी मेन क्रॉप्स इंडिया की। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। राइस। राइस, इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप एंड ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। इंडिया के बड़े हिस्से के लोगों के लिए क्रॉप है, और सबसे ज़्यादा इसका कंजम्पशन है व्हीट के साथ। सो आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इसलिए राइस के मामले में हमारा कंट्री दूसरे नंबर पे है चाइना के जस्ट बाद, यानी चाइना इज़ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। सो राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसलिए राइस के लिए जो है टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, यानी अबव 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त में जो इसे ग्रो बोया जाता है, इट इज़ सोन, उस समय इस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है। एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, और उस समय बहुत ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए, बारिश खूब तेज़ होनी चाहिए, और एनुअल रेनफॉल का जो एवरेज है वो 100 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए। सो इन द एरियाज़ ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे कम बारिश होती है, तो वहाँ पे हम इरिगेशन का सहारा लेते हैं, पंपिंग सेट का सहारा लेते हैं। सो राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो राइस सबसे ज़्यादा हमारे नॉर्दर्न प्लेन में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा, डेल्टाइक रीजन्स में भी सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, जहाँ रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, और कोस्टल एरिया में। सो डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क कैन बी सीन ऑन बिहाफ ऑफ दिस मैप। बिफोर दैट दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ राइस कल्टीवेशन। राइस को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके बाद जो है ये है राइस इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड। अब इस समय ये राइस आपका काटने के लिए तैयार है, इसमें जो है ढेर सारे सीड्स आ चुके हैं, इट हैज़ बिकम मैच्योर। इन दिस मैनर वी कैन डिस्क्राइब हाउ राइस इज़ ready and what is the time to be harvested. When it is mature, its seeds are mature, then we will harvest it. Let us discuss about the map of India for rice cultivation. So in this map we can describe about major area and minor area for rice cultivation. So here the portion which is indicated with green color, dark green color, this is the major area of rice production। यानी कि हमारा ये जो पोर्शन है इधर का, तमिलनाडु के नीचे का हिस्सा, सारा कोस्टल एरिया, ये सब आपका ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो ये जितना भी ग्रीन पोर्शन है, ऑल दीज ग्रोन इन दीज ऑल ग्रीन पोर्शंस राइस इज ग्रोन इन लार्ज स्केल। सबसे ज़्यादा यहाँ राइस ग्रो होता है, यानी कोस्टल एरिया में आप देख रहे हैं राइस के लिए बहुत अच्छा पोर्शन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस ग्रो होता है। एंड उसके बाद हमारे पास जो लाइट ग्रीन कलर में है ये माइनर एरिया, जहाँ पे कम राइस ग्रो होता है। जैसे यूपी का भी बहुत पोर्शन है, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन,
फिर इधर पंजाब, हरियाणा, फिर ये थोड़ा सा यहाँ कम होता है, यहाँ व्हीट ज़्यादा अच्छा होता है, राइस कम होता है। और उसके अलावा जो है इधर भी राइस जो है हमारा, इधर मध्य प्रदेश का पोर्शन है, फिर ये कुछ और भी पोर्शंस है हमारे, इधर महाराष्ट्र की तरफ आप चले आइए कोस्टल एरिया में, फिर इधर जो है आपका कर्नाटका वगैरह है। सो ऑल दीज पोर्शंस दे हैव माइनर एरिया ऑफ rice crops. So with the development of dense network of canal irrigation and tubeways have made it possible to grow rice in areas of rainfalls such as Punjab, Haryana, Western UP and parts of Rajasthan. यानी हमारे कैनाल का जो कि नहरों का एक जाल बिछ गया, जिसकी वजह से जो है हमारा इरिगेशन पॉसिबल हो गया, सिंचाई पॉसिबल हो गई, और ट्यूबवेल्स वगैरह की वजह से, पंपिंग सेट की वजह से आज राइस हमारे जो है माइनर एरिया में भी बहुत अच्छी तरह ग्रो होता है। यानी लेस रेनफॉल होने के बाद भी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और पार्ट्स ऑफ राजस्थान के लोग अच्छा खासा राइस ग्रो कर लेते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस व्हीट, गेहूँ। दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। ये दूसरे नंबर पे हमारा सीरियल क्रॉप है, फर्स्ट नंबर पे राइस, सेकेंड नंबर पे व्हीट। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये हमारे नॉर्थ पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के हिस्सों में सबसे मेन फूड क्रॉप है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। ग्रो होते समय यहाँ पे सीजन कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। जब इसे बोया जाता है ठंडी का सीजन होना चाहिए, और ग्रो होने तक ये ठंडा रहना चाहिए। एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। और जब ये मेच्योर हो जाता है, जब ये पक जाता है, तो उस समय तेज धूप होनी चाहिए। So it requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. तो यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर का हमारा एनुअल रेनफॉल होना चाहिए ग्रोइंग सीजन के टाइम में, जहाँ जहाँ इसको हमने लगा रखा है। सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। हमारी कंट्री में व्हीट ग्रो करने के लिए 2 जोन्स बने हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ डेक्कन। जो है हमारा पहला है गंगा सतलुज प्लेन, जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन, जो कि डेक्कन प्लेटू में पड़ता है। The major wheat producing states are पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इस तरीके से पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश वगैरह के जो पार्ट्स हैं, यहाँ जो है बहुत ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस होता है। नाउ लेट अस सी व्हीट कल्टीवेशन। दे आर व्हीट प्लांट्स, दे आर इन ग्रोइंग स्टेज। सो सच टाइप ऑफ प्लांटेशंस दे आर of wheat plant cultivation. Now let us discuss millet. Millet, it is also a type of food crop, and in this type of crops they are jawar, bajra and ragi. तो हमारे मिलेट्स जो होते हैं, इनमें जो है जवार, बाजरा और रागी, ये हमारे इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो होते हैं। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स। हालांकि इसके जो दाने होते हैं बहुत ही कोर्स, बहुत ज़्यादा जो है मुलायम नहीं होते हैं। सो दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसलिए इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होता है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और आयरन होता है। फॉर एग्जांपल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन। रागी में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, कैल्शियम होता है, एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और यह रफेज का काम करता है। इसी तरह जवार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप एंड रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। जवार जो है तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है, और जो है इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है लार्ज एरिया में। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। मतलब इसमें रेन फेड क्रॉप होता है, ये बारिश में जो है सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, इसके लिए बारिश ज़्यादा चाहिए होता है। एंड वी कैन से कि यहाँ पे इरिगेशन की सुविधा ज़्यादा चाहिए,
सो मतलब इरिगेशन के बिना भी बारिश के सीज़न में ये ग्रो हो जाता है। सो सबसे ज़्यादा जो है मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा ज्वार का प्रोडक्शन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। नाउ बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। बाजरा जो है सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल में, जहाँ पे रेत ज़्यादा होता है जिस सॉइल में, और जो शैलो ब्लैक सॉइल होता है वहाँ बाजरा सबसे ज़्यादा उगता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा बाजरा का प्रोडक्शन राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में होता है। सो रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ रीजन्स and grows well on red, black, sandy, loamy soils। तो हमारा जो रागी क्रॉप्स है ये जो है सबसे ज़्यादा रेड, ब्लैक और सैंडी या लोमी सॉइल में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है ये क्रॉप। तो ये ऊपर आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ बाजरा क्रॉप। इन दिस वन it is mature crops and it has very coarse grains, that's why it is used as a fodder crop। so ये जो हमारा है बाजरा है ये रेड, ब्लैक और सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स में बहुत होता है। वहीं मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, रागी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इन स्टेट्स में होता है, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। नाउ लेट अस डिस्कस मैज़, भुट्टा। यानी कि जो मैज़ आपका है इसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, स्पेशली ये बारिश के सीज़न में जो है सबसे ज़्यादा आता होता है। सो इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। इसका जो है ये फूड के रूप में भी यूज़ होता है और फॉडर, पशुओं के चारे के रूप में भी। सो इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये एक ऐसा खरीफ क्रॉप है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए, और ये एलुवियल सॉइल के लिए सबसे अच्छा है। So in some states like बिहार, मैज़ इज़ ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। और कुछ स्टेट्स में जो है क्या होता है, बिहार वगैरह में सबसे ज़्यादा रबी सीजन में भी जो है मैज़ ग्रो होता है। सो यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मैज़। इसलिए जो हमारा मॉडर्न इनपुट मेथड है HYV सीड्स का, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसको चाहिए होता है बाजरा के लिए। एंड इरिगेशन बहुत चाहिए, मतलब फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए, इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इन सारी चीज़ों का, तब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मैज़ का। सो मेजर मैज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। तो ये सारे हमारे स्टेट्स, यहाँ सबसे ज़्यादा मैज़ ग्रो होता है। नाउ लेट अस डिस्कस सम पल्सेस। कुछ दालों की बात करते हैं जिसे हम लोग प्रोटीन के रूप में यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड एज प्लांट प्रोटीन। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड के लिए, और कंज्यूमर भी है, इसका उपयोग भी करने वाला सबसे ज़्यादा है। सो दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे मेन सोर्स है। सो मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस। तो इंडिया में जो उगता है अरहर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर है। सो इस तरह से ग्राम, चना भी जो है हमारा इम्पॉर्टेंट हमारा पल्सेज है। सो कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दिस पल्सेज आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन। क्या बता सकते हैं कौन सा पल्सेज हमारा जो है खरीफ सीजन में, कौन सा रबी सीजन में। सो पल्सेज नीड लेस मॉइस्चर। हमारे पल्सेज को कम मॉइस्चर चाहिए होता है, एंड मॉइस्चर मतलब नमी कम चाहिए होता है, एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। और ये गर्मी के मौसम में भी जो है रह सकता है। सो बीइंग लेगुमिनस क्रॉप्स, क्योंकि ये लेगुमिनस क्रॉप्स है इसलिए ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट
अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो ये हमारे जो पल्सेज है, क्योंकि लेगुमिनस क्रॉप्स होते हैं, तो अरहर को छोड़ करके बाकी सब जो है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, क्योंकि एयर से ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। इसलिए जितने अदर क्रॉप्स के साथ हम रोटेशन में इसको ग्रो करते हैं, ताकि एक से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है तो इसको लगा देने से पल्सेस को उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी उपजाऊपन बढ़ जाता है। सो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये हमारे मेन जो है पल्सेस ग्रो करने के लिए स्टेट्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पल्सेस ग्रो। यस, दिस मैप इंडिकेट्स major area and minor area for wheat cultivation. In this portion, this dark brick red color, this color shows major area of wheat production, and light brick red color, they represents minor area for wheat cultivation. So in this way we can see that Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi, and here some parts of Rajasthan, some whole Uttarakhand, some portions of UP and Madhya Pradesh, they are major producer of wheat crop. And further portion of UP in eastern sides, and West Bengal, northern portion of West Bengal, and all these things, they are minor area of wheat producer. And in some parts of Gujarat and some parts of Rajasthan, they are also minor producer of wheat crops, and some portion in Maharashtra. In Maharashtra, wheat is also grown in some portion. So in this way we can describe by this map.